डीएलएड द्वितीय वर्ष के अभ्यर्थियों का इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आपके थर्ड पेपर के लिए लगातार कक्षाएं लगाई जा रही हैं। विद्यालय के लिए जो आधुनिक विश्व के विद्यालय के सब्जेक्ट हैं, आपके थर्ड सब्जेक्ट, उसके अंदर 5वीं यूनिट है भारतीय शिक्षा व्यवस्था की उभरती तस्वीर, यानी 1992 के बाद 1992 से पहले यानी 1947 से 1992 तक आपके चौथी यूनिट में था। तो इसमें 1992 के बाद जो भारत में शिक्षा की व्यवस्था की उभरती तस्वीरें हैं उसके बारे में चर्चा की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक पहल है। भारत में शैक्षणिक पहल पहला चरण 1991 से 2001 तक चलेगा। फिर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम है, इसमें वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था और पैरा शिक्षक भी हैं। भारत में शैक्षणिक पहल दूसरा चरण 2002 से अब तक का होगा, जिसमें शिक्षा का अधिकार, कानून की पृष्ठभूमि, विवेचना, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, रमसा, भारतीय शिक्षा में उभरते मुद्दे यानी शिक्षा का निजीकरण, विद्यालयी व्यवस्था में जवाबदेही, शिक्षकों की बदलती परिस्थितियां, शिक्षा में समुदाय की भूमिका आदि टॉपिक होंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष 1990 में मनाया गया। सबके लिए शिक्षा, ये एक सम्मेलन हुआ था, इसके आधार पर मार्च 1990 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, थाईलैंड में हुआ है ये। 16 दिसंबर 1993 को सबके लिए शिक्षा विषय पर विश्व के 9 सघन जनसंख्या वाले देशों के सम्मेलन का आयोजन अपने दिल्ली में हुआ था। फिर एक प्रोग्राम चलता है डीपीईपी यानी जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम यानी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम 1993 में भारत सरकार द्वारा ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य भारत में प्रत्येक जिले पर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत स्कूलों की स्थापना करना, जिसमें भारत सरकार 85% और राज्य सरकार 15% सहयोग रहेगा। फिर शिक्षा के अधिकार, जो अभी RTE है, राइट टू एजुकेशन, उस शिक्षा के अधिकार पर सर्वप्रथम किसने कार्य किया? तो ज्योतिबा फुले ने सर्वप्रथम शिक्षा के अधिकार पर कार्य किया। फिर सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई? तो 2001 से 2 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई। संसद ने 2002 में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक अप्रैल 2010 से लागू है। निजी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या प्रतिशत के आधार पर कुछ इस प्रकार है कि प्राथमिक विद्यालय जो कक्षा 1 से 5 तक हैं, उनमें 45% विद्यार्थी निजी विद्यालयों में अध्ययन करते हैं। फिर माध्यमिक विद्यालय जो कक्षा 6 से 8 तक के होते हैं, उनमें 47% विद्यार्थी आपके प्राइवेट स्कूल्स में अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान में। फिर उच्च माध्यमिक यानी कक्षा 9 से 12, जिसमें 56% विद्यार्थी निजी विद्यालयों में अध्ययन करते हैं। फिर विभिन्न प्रकार के वैकल्पिक विद्यालय हैं। वैकल्पिक विद्यालय यानी पूर्णकालिक वैकल्पिक विद्यालय भी है जो 6 घंटे चलता है। अल्पकालिक वैकल्पिक विद्यालय भी है जो 4 घंटे चलता है। मदरसा शिक्षा जो माइनॉरिटी के लिए है, अल्पसंख्यकों के लिए, मुसलमानों के लिए मदरसा शिक्षा प्राथमिक विद्यालय में है, और यह भी एक वैकल्पिक विद्यालय है। फिर ब्रिज कोर्स यानी बालिका शिक्षा के लिए कैंप आयोजित करके ब्रिज कोर्स करवाया जाता है, यह भी आपके वैकल्पिक विद्यालय की श्रेणी में है। फिर सहज शिक्षा केंद्र, यह भी एक तरह से वैकल्पिक विद्यालय है। फिर शिक्षा मित्र शिक्षा गारंटी योजना, यह एक तरह से वैकल्पिक विद्यालय हो गए। फिर सर्व शिक्षा अभियान, इसमें महत्वपूर्ण है आपके बिंदु सर्व शिक्षा अभियान, तो इसके लिए महत्वपूर्ण रूप से बड़ा प्रश्न आ सकता है। इसके कुछ बिंदु इस प्रकार आप लिख सकते हो। क्या? विद्यालय विकास के प्रयास, शिक्षक संबलन के प्रयास, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, कार्य पुस्तिका यानी वर्कबुक, कंप्यूटर आधारित शिक्षण यानी कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम CALP, विज्ञान और गणित किट का निःशुल्क वितरण, क्वालिटी इंश्योरेंस प्रोग्राम, ब्रिज कोर्स, माइग्रेटिव छात्रावास, विशेष सक्षम जन बालक बालिकाओं की शिक्षा के प्रयास, रीडिंग कैंपेन कार्यक्रम, शोध कार्य, जिला शिक्षा सूचना प्रणाली DISE, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन, बालिका शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम NPGL। इस प्रकार ये सर्व शिक्षा अभियान के क्या है? सर्व शिक्षा अभियान की कुछ गतिविधियां हैं। नेक्स्ट चलते हैं एक एक प्रश्न की तरफ जो प्रिंटेड है आपके लिए।
जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जो DPEP पढ़ा है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, उसको कब और कहाँ प्रारंभ किया गया? तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को 1994 में भारत के 7 राज्यों यानी असम, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के 42 जिलों में प्रारंभ किया गया। फिर है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम यानी DPEP के नियोजन में किन अवधारणाओं को बनाया गया? तो DPEP के नियोजन में सामुदायिक सहभागिता, विकेंद्रीकृत प्रबंधन, प्रक्रियाओं में लचीलापन, सामाजिक समता, इनको आधार बनाया गया। फिर है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य क्या था जो भी है। DPEP के मुख्य उद्देश्य क्या थे? डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बालक बालिकाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना। फिर विद्यालय में बालक बालिकाओं का अधिकतम नामांकन व ठहराव सुनिश्चित करना। फिर है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। फिर शिक्षण संस्थाओं एवं शिक्षा तंत्र को सुदृढ़ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DPEP में कार्यक्रम कार्यान्वयन की इकाई के रूप में जिले का चयन किन आधारों पर किया जाता है? तो जिले का चयन इसमें किस आधार पर किया जाता है? तो इसका आंसर इस प्रकार हो जाएगा, DPEP कार्यक्रम कार्यान्वयन की इकाई के रूप में जिले का चयन निम्न आधार पर किया जाता है, यानी शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ऐसे जिले जिनमें महिला साक्षरता राष्ट्रीय औसत से कम है, और ऐसे जिले जिनमें समग्र साक्षरता अभियान TLC समग्र साक्षरता अभियान सफल रहे हैं, जिनके फलस्वरूप प्रारंभिक शिक्षा की मांग बढ़ी है, उन जिलों का चयन किया जाएगा DPEP के लिए। DPEP के अधीन किन माध्यमों से निर्माण कार्य को लागत प्रभावी बनाने के सक्रिय प्रयास किए जा रहे हैं? तो DPEP के अधीन निम्नलिखित माध्यमों से निर्माण कार्य को लागत प्रभावी बनाने के सक्रिय प्रयास किए जा रहे हैं, यानी स्थानीय सामग्री और प्रौद्योगिकियों का प्रयोग, वैकल्पिक लागत और प्रभावी प्रौद्योगिकियों का प्रयोग, बेहतर स्थल प्रबंधन तकनीकों का प्रयोग और युक्ति डिजाइनों और विशिष्टियों का प्रयोग। फिर DPEP के बाद नेक्स्ट प्रोग्राम है वैकल्पिक शिक्षा। वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? तो वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था के उद्देश्य इस प्रकार है, दूरस्थ व दुर्गम आवास स्थलों पर शिक्षा की पहुंच उपलब्ध कराना, नामांकित तथा ड्रॉप आउट बच्चों विशेषकर बालिकाओं के लिए शैक्षिक सुविधा उपलब्ध कराना, फिर कामकाजी बच्चों को शैक्षिक सुविधा उपलब्ध कराना, यह वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था के उद्देश्य है। ब्रिज कोर्स से क्या ऐसे है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिज कोर्स क्या होता है? तो बालिका शिक्षा के लिए एक कैंप है, यह विशेष रूप से कक्षा 6 से 14 वर्ष की नामांकित या फिर ड्रॉप आउट बालिकाओं के लिए था। इसका मुख्य उद्देश्य आगामी शिक्षा सत्र के लिए बालिकाओं को उनकी आयु अनुरूप कक्षा में शामिल होने के लिए तैयार करना था। यह आमतौर पर 2 से 12 माह की अवधि के लिए होता था। इस अवधि के बाद अपेक्षा थी कि बालिकाएं नियमित विद्यालयों में नामांकित होकर शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान क्या है? सर्व शिक्षा अभियान क्या है? DLED 2016 में पूछा गया। सर्व शिक्षा अभियान एक ऐसा ऐतिहासिक प्रयास है जिसका उद्देश्य राज्यों की भागीदारी से समयबद्ध समेकित प्रयास द्वारा प्राथमिक शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने के संवैधानिक लक्ष्य को प्राप्त करना है। यह एक ऐसा अभियान है जिससे देश के प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाने की अपेक्षा की गई। इसका उद्देश्य 2010 तक 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को गुणात्मक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। संक्षेप में कहे तो सर्व शिक्षा अभियान एक निश्चित समयबद्ध कार्यक्रम है जो सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा से संबंध रखता है। यह देश भर में गुणात्मक प्राथमिक शिक्षा की मांग को पूरा करने का एक प्रयास है। यह बेसिक शिक्षा के माध्यम से समानता व सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास है। यह देश भर में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा देने की राजनीतिक इच्छा की अभिव्यक्ति है। सर्व शिक्षा अभियान यह केंद्र, राज्य व स्थानीय सरकारों के बीच भागीदारी है। यह राज्यों के लिए एक अवसर है कि वे प्राथमिक शिक्षा के विषय में अपनी परिकल्पना कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर इस प्रकार लिख सकते हो आप, सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा के सभी बच्चों का नामांकन कराना, 100% ठहराव सुनिश्चित करना, शिक्षा में सामाजिक वर्ग भेद व लिंग भेद को समाप्त करना तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना, ये सर्व शिक्षा अभियान के मुख्य उद्देश्य हैं।
सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य बताइए। तो सर्व शिक्षा अभियान के मुख्य लक्ष्य इस प्रकार हैं कि 2003 तक 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों का विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित कराना। 2007 तक सभी बच्चों को 5 साल की शिक्षा पूरी करना। 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर तक सामाजिक और लैंगिक अवरोध को समाप्त करना। 2010 तक सभी बच्चों का स्कूल में ठहराव सुनिश्चित करना। 2010 तक सभी बच्चों की 8 साल की शिक्षा पूरी करना। फिर आता रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की उपलब्धियां। रमसा की उपलब्धियां लिखिए। तो बालिकाओं को विद्यालय तक पहुंचाने के लिए यातायात की सुविधा तथा कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली प्रत्येक छात्रा को साइकिल के वितरण की व्यवस्था है, यह रमसा के तहत किया जाता है। फिर खेल का मैदान एवं सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल की उपलब्धता को निश्चित करना, यह रमसा की सफलता है। फिर बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए गणवेश तथा नकद प्रोत्साहन राशि की उपलब्धता दिलाना, यह भी रमसा की उपलब्धि है। आपके विचार से विद्यालयों के निजीकरण का गरीब वर्गों के बच्चों की शिक्षा, विशेषकर लड़कियों की शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो विद्यालयों के निजीकरण का गरीब वर्ग के बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि निजीकरण से शिक्षा अपेक्षाकृत महंगी हो जाएगी, जिससे गरीब वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा प्राप्त करना तो अत्यंत मुश्किल ही हो जाएगा, क्योंकि उनके अभिभावक उनके लिए शिक्षा को अधिक विशेष आवश्यक मानते नहीं है और फिर वो प्राइवेट में पढ़ाना बिल्कुल उचित नहीं समझेंगे। फिर विद्यालयों की जवाबदेही के कौन कौन से स्तर होते हैं? तो विद्यालय की जवाबदेही के 4 स्तर होते हैं। शिक्षकों को अपने ही परिवेश या अपने ही पेशेवर आदर्शों के प्रति जवाबदेही, विद्यालय के अपने विशिष्ट उद्देश्यों के प्रति जवाबदेही, स्थानीय समाज और अभिभावकों के प्रति जवाबदेही और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के प्रति जवाबदेही, ये विद्यालयों की जवाबदेही होती है इन स्तरों पर। फिर शिक्षा के कानून, शिक्षा के अधिकार कानून के तहत निजी शालाओं में गरीब बच्चों के प्रवेश के संबंध में कौन कौन से मत प्रचलित हैं? तो इस कानून के बारे में विभिन्न मत रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इससे सामाजिक दूरियां घटेगी और अमीर बच्चों की शालाओं में भी गरीब बच्चों की आवाज़ और अनुभव सुने जाएंगे। अन्य लोगों का मत है कि इस प्रावधान के कारण निजी शालाओं को बढ़ावा मिलेगा। कुछ और लोगों का मानना है कि गरीब तबकों के बच्चों को साथ अमीर शालाओं से असंवेदनशील और अपमानजनक व्यवहार होगा और गरीब बच्चों पर बुरा असर भी होगा। जवाबदेही क्या है? तो जवाबदेही एक प्रचलित शब्द है जिसका अभिप्राय उत्तरदायित्व निभाने के लिए हमें किसी न किसी रूप में कुछ पारिश्रमिक मिलता है। दूसरों शब्दों में जो पारिश्रमिक मिलता है उसके बदले में हमारे कुछ दायित्व भी होते हैं। इन दायित्वों को निभाना हमारा कर्तव्य बन जाता है। हम किस प्रकार से इसे निभाते हैं इसके लिए हम किसी न किसी को अपने लिए अपने किए गए कार्य का लेखा जोखा देते हैं। हम इस प्रकार से एक बंधन के अंतर्गत कार्य करते हैं। ये बंधन किस मात्रा में तथा किस सीमा में निभाते हैं, यही हमारी जवाबदेही है। शिक्षकों को कार्य परिस्थितियां किन कारणों से जटिल हो जाती है? शिक्षकों की कार्य परिस्थितियां किन कारणों से जटिल हो जाती है? तो शिक्षकों की कार्य परिस्थितियां निम्न कारणों से जटिल हो जाती हैं, यानी कमजोर ढांचा, माँ बाप की उदासीनता, मुश्किल छात्र, पंगु पाठ्यक्रम, प्रशासन का सहयोग प्राप्त न होना। फिर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की है? एनसीएफ 2005 का जो पाठ्यक्रम आया है, फ्रेमवर्क आया है, उसके अनुसार शिक्षक की भूमिका अब उसकी ज्ञान के स्रोत के बदले एक सहायक की होगी, जो सूचना को ज्ञान बोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों से शिक्षार्थियों को उनके शैक्षणिक लक्ष्यों की पूर्ति में मदद करे। शिक्षा की बेहतरी में समुदाय की सहभागिता को किन रूपों में देखा जा सकता है? शिक्षा की बेहतरी में समुदाय की सहभागिता को किन रूपों में देखा जा सकता है? तो शिक्षा की बेहतरी में समुदाय की सहभागिता को अग्रांकित रूपों में देखा जा सकता है, जैसे समुदाय का साक्षी बनना, समुदाय की संलग्नता, समुदाय की भागीदारी, सामुदायिक प्रभुता आदि। यह शिक्षा को बेहतर बनाने में समुदाय की सहभागिता हो जाएगी। इस प्रकार आपकी ये यूनिट यही होती है खत्म, जिसमें हमने शिक्षा के संदर्भ में जो 1992 से लेकर अब तक जो भी आयोग गठन, कानून, अभियान, एक तरह से जो भी योजनाएं थी, जिसमें हमने प्रमुखतया आपके सर्व शिक्षा अभियान है, इनको पढ़ा। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।